सभी को नमस्कार। अब तक हम कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड के बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे। मोनोसेकेराइड के व्युत्पन्न भी देखे, मोनोसेकेराइड शर्कराओं के गुण भी देखे, कौन कौन सी मोनोसेकेराइड शर्कराएं ये भी बात की। अब आगे बात करते हैं मोनोसेकेराइड के बाद ओलिगोसेकेराइड की, जिसकी लास्ट क्लास के एंड में जस्ट हमने बस चर्चा की थी कि ओलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड इकाइयाँ कितनी संख्या में, जैसे संख्या में 2 से 9 की संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयाँ आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ जाती हैं और ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है। अब ये कैसे जुड़ती हैं, कैसे ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, इसकी बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक तो चल रहा है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन और इसमें हम बात कर रहे हैं आगे ओलिगोसेकेराइड्स की बात कर रहे हैं। मोनोसेकेराइड्स हो गए थे, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक चल रहा था, और कार्बोहाइड्रेट में भी हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसेकेराइड्स। इसमें हम बात कर रहे थे ओलिगोसेकेराइड्स की। जिसमें हमने एक लाइन भी मेंशन की थी एक बार इसे लिख देते हैं कि 2 से 9 मोनोसेकेराइड्स आपस में चलो बंध भी मैं यही मेंशन कर देता हूं, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध से या ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़कर बंध के द्वारा जुड़कर 2 से 9 मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़कर, एक और चीज यहीं पर मेंशन कर रहा हूं मैं, निर्जलीकरण संश्लेषण क्या है, अभी इसकी बात करते हैं। देखो, निर्जलीकरण संश्लेषण, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के द्वारा ओलिगोसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। क्या है, अब इसको जो 2 लाइनें हमने लिखी इनका मतलब देखते हैं।
निर्माण करते हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें कि 2 से 9 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़कर ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा निर्जलीकरण संश्लेषण की क्रिया होती है और डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड यानी ओलिगोसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। कैसे, ये जो हमने लिखा इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखना। निर्जलीकरण संश्लेषण, देखो इसमें कि मान लिया मैंने ये 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां ली, C6H12O6 प्लस C6H12O6, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां ली। मान लिया ये तो है ग्लूकोज, ठीक है, और ये हो गया मान लिया फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो अब यहां देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या थे, 6 कार्बन वाली शर्कराएं थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था हेक्सोज का था, एक ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रक्टोज है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा, निर्जलीकरण संश्लेषण, कई बार शब्द भी काफी कुछ कह जाते हैं अपने बारे में। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाना, निर्जलीकरण संश्लेषण यानी जब 2 चीजें मिलकर किसी नई चीज का निर्माण करती हैं, मिलकर संश्लेषण कहलाया। और डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण का मतलब उसमें से जल अलग हो गया। निर्जलीकरण यानी जल की कमी हो गई, जल का अणु निकल गया। कैसे, देखो अब ये दोनों मिलेंगे तो एक बात तो हमने कह दी क्या कि निर्जलीकरण होगा, यानी H2O तो निकल गया, H2O निकल गया, ठीक है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करती है। सुक्रोज डाइसेकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज का निर्माण है जिसको हम सामान्य नॉर्मल टेबल शुगर भी कह देते हैं। ये सुक्रोज का फॉर्मूला कैसे होगा अब ये बता रहा हूं, देखना। रिएक्शन को देख लो, बैलेंस कर दो बस। कार्बन कितने देखो, 6 और 6, तो कार्बन इधर कितने होंगे, 6 और 6 12। हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर ये 12 और ये इधर 12, 12 और 12 कितने होने चाहिए, 24, 2 तो इधर लिख दिए अपन ने, तो बचे कितने, 22। ये हाइड्रोजन मैंने लिख दिए 22, 2 इधर आ गए थे, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। लेकिन एक उधर मैंने जल में लिख दिया ऑक्सीजन, तो यहां पर कितने रख दूं, 11, 11 और 1 12, 22 और 2 24 और कार्बन 12। ये आपके शर्करा मिल गई, कौन सी, सुक्रोज, सुक्रोज शर्करा। और इस सुक्रोज शर्करा में 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां, कौन सी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ी, जल का एक अणु निकल गया, ये जल, वाटर, जल का एक अणु निकल गया और किसका निर्माण हुआ, सुक्रोज का। ये सुक्रोज डाइसेकेराइड जो सामान्य आपकी शक्कर होती है, टेबल शुगर भी जिसे कहते हैं, ये वो है। किससे निर्माण हुआ, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से हुआ है। तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में, निर्जलीकरण संश्लेषण क्यों कहा भाई, हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था ना कि निर्जलीकरण संश्लेषण के द्वारा ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन यानी ये जल का अणु निकल गया, ये जल का अणु निकल गया और संश्लेषण हुआ किसका, सुक्रोज का निर्माण हुआ। क्या है ये, डाइसेकेराइड। और भी ऐसे डाइसेकेराइड देखे हम, लैक्टोज, माल्टोज, उनकी मोनोसेकेराइड इकाइयां क्या है ये भी हमें बात करनी है। ट्रीहेलोज शर्करा, वो भी एक प्रकार की डाइसेकेराइड है। तो ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, डाइसेकेराइड, इनकी बात करते हैं।
चलें, ये निर्जलीकरण संश्लेषण तो हमने देखा कि किस तरह से जल का एक अणु मुक्त हुआ। और यहां पर अब देखना कि जब ये मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, जैसे यहां पर देखो दो जुड़ी ना, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, आपस में जुड़कर C12H22O11 का निर्माण किया। आपस में जुड़ी तभी तो एक नया अणु बना। तो आपस में जुड़ती है तो इनमें बंध बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, जो कि हमने लिखा भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको साथ साथ ये डिफरेंट कलर से इसलिए मार्क कर देता हूं ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ताकि वहां पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कलर से मैंने वहां पर लिखा है तो समझ जाना इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। सीधा पूछ लेते हैं भाई, अक्सर मन में आता है कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। सीधा, ओलिगोसेकेराइड इकाइयां आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती? फॉस्फोडाइएस्टर बंध, एस्टर बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, या एमाइड बंध, या पेप्टाइड बंध? क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बात करते हैं। ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण जब हम देखते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स में क्या क्या आएंगे देखें, जैसे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड की बात करूं तो इसमें आपके उदाहरण हो जाएंगे। भाई डाइसेकेराइड का मतलब दो अणु जुड़ रहे हैं, मोनोसेकेराइड के तो डाइसेकेराइड में हम उदाहरण लिख सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और एक और हो जाता ट्री हेलोज शर्करा। ये सभी किसके उदाहरण हैं? डाइसेकेराइड के, यानी दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ गई, कौन से बंध के द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। आगे बात करते हैं। डाइसेकेराइड के बाद ट्राइसेकेराइड, तो इसमें बात करते हैं ट्राइसेकेराइड हो जाएंगे। ऐसी शर्करा का उदाहरण रैफिनोज, रैफिनोज। और भी देखें टेट्रासेकेराइड, इसमें आपके उदाहरण आ जाएगा जैसे स्टेकियोज, स्टेकियोज शर्करा। कुछ नए नाम भी दिखे होंगे, कोई बात नहीं, अब हर चीज हमें पड़ी हुई हो ये जरूरी तो नहीं ना, कुछ नयापन भी होना चाहिए। वहां मोनोसेकेराइड में क्या थे? ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, कार्बन की संख्या के आधार पर। और यहां मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर। दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी, डाइसेकेराइड। तीन मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी, ट्राइसेकेराइड। चार जुड़ी, टेट्रासेकेराइड। सेम ऐसे ही आगे और भी पेंटासेकेराइड, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा आदि आदि चलते रहेंगे। तो अब यहां से इन डाइसेकेराइड में इंपॉर्टेंट फिर देखते हैं। जैसे हमने मोनोसेकेराइड में इकाई देखे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यहां देखते हैं स्यूक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये इंपॉर्टेंट शर्कराएं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके भी कुछ खास गुण हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखें यहां मैं लिख रहा हूं कुछ शर्कराएं जो डाइसेकेराइड इंपॉर्टेंट है, इनकी बात करते हैं। जैसे ट्री हेलोज शर्करा, शर्करा।
अब ट्री हेलोज शर्करा कुछ कवक फंजाई फफूंद, कुछ कवकों की सेल वॉल या कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। भाई सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, कवकों में हम देखते हैं ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट्स के अलावा फंजाई में यानी कोशिका भित्ति जो है कवकों में और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो कुछ कवकों की कोशिका भित्ति में ये सेल वॉल में ये ट्री हेलोज शर्करा सेल वॉल में तथा कीटों इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में, कीटों इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में उपस्थित ट्री हेलोज के बाद आगे बात करते हैं अच्छा भाई हीमोलिम्फ क्या होता है, ये भी बात कर लेते हैं। हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ जो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, लिक्विड है जो कि क्या कर रहा है, गैसों का और भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, आवागमन कर रहा है। सेम ऐसे ही कीड़े मकोड़ों में जो रक्त के रूप में पाया जाता है, ब्लड न कहकर उसको क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। ये हीमोलिम्फ जो होता है रंगहीन भी हो सकता है। कॉपर जैसे हीमोसाइनिन से युक्त वर्णक उपस्थित है, हीमोसाइनिन के रूप में कॉपर युक्त, तो उनका रंग नीला भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर उनका कीड़े मकोड़ों का जो खून है ना, ये हीमोलिम्फ है। ठीक है, तो इस हीमोलिम्फ में ये ट्री हेलोज शर्करा उपस्थित होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ट्री हेलोज के बाद आ जाएगा सुक्रोज शर्करा। सुक्रोज की बात करें तो इसकी दो इकाइयां कौन कौन सी, यानी दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जिनसे मिलकर ये बना है, इसकी भी बात कर लेते हैं। सुक्रोज सामान्य टेबल शर्करा, सामान्य टेबल शुगर या टेबल शर्करा, ये जो शक्कर होती है ना उसकी बात कर रहे हैं, टेबल शुगर। शक्कर इसे कैन शुगर भी कहते हैं। कैन शुगर भी कहते हैं। भाई शुगर कैन में है इसलिए क्या बोल दिया, कैन शुगर। गन्ने में पाई जाती है तो लिख सकते हैं गन्ने एवं चुकंदर। चुकंदर के अंदर भी होती है यही शर्करा, चुकंदर में उपस्थित, प्रेजेंट इन शुगर कैन और बीटरूट। चुकंदर बीटरूट, तो चुकंदर और गन्ने में उपस्थित है, कैन शुगर भी कहते हैं। और बात करते हैं इसकी एक और खासियत है जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, सुक्रोज। सुक्रोज की बात करते हैं, सामान्य शर्करा है, कैन शुगर कह दिया, अनपचायक शर्करा। क्यों कहा, क्या मतलब है इसका, ये अभी आगे बात करेंगे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फिर कह रहा हूं क्यों इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला है, अभी आगे बात करते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कैन शुगर भी कहते हैं, सामान्य टेबल शर्करा, शक्कर भी कहते हैं, सुक्रोज। आगे बात करते हैं सुक्रोज के बाद एक और डाइसेक्राइड
अच्छा हाँ, स्यूक्रोज का निर्माण किस किस से हुआ ये तो लिखा ही नहीं। कौन सी दो मोनोसेकेराइड इकाइयां, तो ध्यान देना, स्यूक्रोज का निर्माण हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। दो मोनोसेकेराइड इकाइयां कौन सी है इसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब आगे बात करते हैं स्यूक्रोज के बाद माल्टोज। माल्ट शर्करा या माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट शुगर जो कि अंकुरित होते हुए जर्मिनेटिंग अनाजों, जर्मिनेटिंग सीरियल्स जर्मिनेटिंग सीरियल्स या अनाज पाई जाती है। माल्टोज में लिख रहा हूं अपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर, क्यों कहा? अभी सबकी बात एक साथ हो जाएगी, क्योंकि स्यूक्रोज को तो नॉन रिड्यूसिंग का, इसको रिड्यूसिंग कह रहे हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स, शुगर ही लिख दो ना, मल्टीपल थोड़ी है, शुगर। अच्छा, इसका निर्माण किस किस से हुआ ये भी देख लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, स्यूक्रोज का। तो माल्टोज की बात करूं तो ग्लूकोज के दो अणु, बोले तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दैट इज माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये। एक और डाइसेकेराइड की बात की, कौन सा है, माल्टोज। अंकुरित होते हुए जो अनाज होते हैं, इन अंकुरित होते हुए अनाजों में माल्टोज शर्करा पाई जाएगी। ग्लूकोज के दो अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाएंगे। इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं या माल्ट शर्करा भी कहते हैं। अपचायक शर्करा है। अभी ये अपचायक अनापचायक की गुत्थी आगे सुलझाते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ट्री हेलोज शर्करा, स्यूक्रोज शर्करा, माल्टोज शर्करा के बाद अगली है लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा लैक्टोज शर्करा की बात करूं, पहले देख लेते हैं इसका निर्माण किससे हुआ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसे दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर कहते हैं। अब देखना, गैलेक्टोज को मैंने दूध में पाई जाने वाली शर्करा बोला था, क्योंकि ये देखो, ये गैलेक्टोज इसी लैक्टोज का ही एक भाग है। भाई दो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिले तो किसका निर्माण किया, लैक्टोज का। और इस लैक्टोज को हम कह देते हैं, इसे
दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर, मिल्क शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये भी अगर बात करें, ये अपचायक शर्करा है। चलो अब बात कर ही लेते हैं ये अपचायक अनपचायक क्या है। एक लास्ट बस रेफिनोज की बात करके देख लेते हैं अपचायक अनपचायक होता क्या है। लास्ट आ जाएगा आपके रेफिनोज। ये ट्राइसेकेराइड था, इसमें कौन कौन सी शर्करा है देखते हैं। ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना क्या है, ट्राइसेकेराइड शर्करा है ये। अब मैं आपको वो नोट लगाकर वो बात बताना चाहूंगा जिसकी हमने बात की, अपचायक और अनपचायक। इसमें बात करते हैं, देखो कुछ शर्कराएं जैसे अपन ने बात की लैक्टोज और माल्टोज अपचायक हैं, और हमने बात की स्यूक्रोज क्या है, अनपचायक शर्करा। सारे जो मोनोसेकेराइड्स हैं वे सभी क्या है, अपचायक शर्करा। इसका मतलब क्या है, इनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, इनकी संरचना में मुक्त रूप से यानी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ऐसी शर्करा यानी टर्मिनल पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और किसी से नहीं जुड़ा, या कीटोन ग्रुप की बात करें तो ऐसे मुक्त समूह होने पर ऐसी शर्कराओं में अपचायक प्रवृत्ति आ जाती है। अपचायक का मतलब क्या होता है, दूसरे का अपचयन कर देने वाला, दूसरे का रिडक्शन करने वाला। जैसे कोई शर्करा किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर रही है, रिडक्शन कर रही है, वो शर्करा अपचायक शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, अपचायक शर्करा। बात करते हैं अपचायक शर्करा क्या है, कैसे इसकी बात करते हैं। देखो तो पहले इनकी परिभाषा लिख देता हूं। कुछ शर्कराएं मुक्त या फ्री एल्डिहाइड कीटोन समूह की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन अपन ने बात कर रखी है, ठीक है। फ्री एल्डिहाइड कीटोन समूह की उपस्थिति के कारण अन्य पदार्थों का अपचयन कर सकती हैं। अपचयन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है ना रिडक्शन। कर सकती हैं, इन्हें अपचायक शर्कराएं रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं।
शुगर्स कहलाती हैं। जैसे लैक्टोज, माल्टोज, एवं सभी मोनोसेकेराइड्स। एवं सभी मोनोसेकेराइड्स, ये सभी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब पता कैसे चले? देखकर तो पता कर नहीं सकते, तो किसी न किसी के साथ इनकी रिएक्शन करवानी पड़ती। कैसे? यानी कोई शर्करा रिड्यूसिंग है या नहीं है, इसका पता हम लगाते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। फेहलिंग विलयन या बेनेडिक्ट विलयन के साथ हम इन शर्कराओं की क्रिया करवाते हैं। नीले रंग का विलयन होता है। अगर शर्करा अपचायक यानी रिड्यूसिंग है तो इस फेहलिंग विलयन का क्या कर देगी? अपचयन कर देगी। इस फेहलिंग विलयन में कॉपर आयन पाए जाते हैं। +2 अवस्था में Cu+2 यानी क्यूप्रिक स्टेज में पाए जाते हैं। ये Cu+2 आयन पाए जाते हैं। अब अगर अपचायक शर्करा है तो क्या करेगी? इसका अपचयन कर देगी Cu+ आयन में। एक यहां पर बीच में बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक डेफिनेशन बता रहा हूं। अगर किसी रिएक्शन में, जैसे इसका कॉपर आयन का क्या हो रहा है? +2 से किस स्टेज में गया? प्लस में। ये +2 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है। यानी कॉपर आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से रह गई प्लस, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ रही है? कमी आ गई। तो जब किसी पदार्थ, तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है, मतलब उसका अपचयन हुआ है। अगर उल्टा होता ना, जैसे ये इधर अगर जैसे उल्टा होता, प्लस से +2 हो जाती, तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में एक अंतर भी आपको पता रहना चाहिए। ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, जबकि अपचयन क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। +2 से कितनी हो गई? प्लस हो गई। ये बेनेडिक्ट विलयन में +2 आयन पाए जाते हैं कॉपर के, जो अपचायक शर्करा के साथ क्रिया हो जाने के बाद Cu+ आयन में बदल जाते हैं, जिससे उस बेनेडिक्ट विलयन या फेहलिंग सॉल्यूशन का कलर भी बदल जाता है। ये कलर चेंजेस के साथ हम पता कर सकते हैं कि कोई भी शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है। ठीक है, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी सभी मोनोसेकेराइड्स इस फेहलिंग विलयन के सॉल्यूशन का कलर बदल देते हैं। तो यहां पर नोट में ही वो जो चीज हमने लिखी, आगे मैं लिख रहा हूं, देखना अगला ही पॉइंट नोट में ही है। प्रीवियस स्लाइड का जो नोट था उसी को मैं आगे लिख रहा हूं कि अपचायक शर्कराएं, रिड्यूसिंग शुगर्स, अपचायक शर्कराएं फेहलिंग विलयन या बेनेडिक्ट विलयन में उपस्थित Cu+2 बोले तो क्यूप्रिक आयन
क्यूप्रिक आयंस। तो अपचायक शर्कराएं फेलिंग विलयन या बेनेडिक्ट विलयन में उपस्थित क्यूप्रिक आयंस का अपचयन कर अपचयन रिडक्शन इन्हें Cu प्लस क्यूप्रस आयन में क्यूप्रस आयंस में बदल देती है। जिससे विलयन का नीला रंग गहरे भूरे लाल रंग में बदल जाता है। गहरे भूरे लाल डिपेंड करेगा कि उसकी अपचयन क्षमता कितनी है। अपचयन क्षमता अधिक होगी तो रंग भी अलग दर्शाएगा, यानी परिवर्तित तो होगा। Cu+2 तो नहीं रहेगा, Cu+ बन जाएगा। फेलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन, +2 से प्लस अपचयन, ये सारी बातें ध्यान रखना। अपचायक शर्करा क्यों कहा, और हमने उदाहरण भी लिख लिया कि अपचायक शर्कराएं कौन कौन सी होती है, लैक्टोज, माल्टोज और मोनोसैकेराइड्स। जबकि अनअपचायक शर्कराएं ये परिवर्तन नहीं कर पाती, और उनके उदाहरण हमने देखे स्यूक्रोज। स्यूक्रोज अनअपचायक शर्करा है, देखा हमने। तो लिख लेते हैं कि अनअपचायक शर्कराएं जैसे स्यूक्रोज, इस प्रकार का परिवर्तन नहीं दर्शाती हैं। अनअपचायक शर्कराएं स्यूक्रोज। उदाहरण पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से अपचायक शर्करा या अनअपचायक शर्करा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। क्यों अपचायक शर्करा है, बेनेडिक्ट विलयन क्या है, कैसे इसमें रंग में परिवर्तन करते हैं, Cu+2 से +1 में कन्वर्ट कर देते हैं। इन पर सब पर क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड्स के प्रकार पढ़े, उदाहरण देखे इनके और इनकी बात की। तो सरल कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड हमने पढ़े। अब बचते हैं जटिल पॉलीसैकेराइड्स या जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिनके उदाहरण क्या, पॉलीसैकेराइड्स। तो आगे बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की, जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स
उदाहरण हो जाएंगे आपके पॉलीसेकेराइड्स, इसमें हम बात कर सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स भी भाई बने किससे हैं? मोनोसेकेराइड से ही। बस ये कह सकते हैं 2 से 9 जो था ओलिगोसेकेराइड वाला, अब उससे आगे बढ़ के यानी 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ती हैं, 10 से लगाकर हजारों की संख्या तक भी हो सकते हैं। तो जब ये मोनोसेकेराइड इकाइयां 10 से लगाकर 1000 की संख्या में भी आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा निर्जलीकरण संश्लेषण यहां पर भी होगा, निर्जलीकरण संश्लेषण की क्रिया के द्वारा आपस में जुड़ती हैं, तो इस क्रिया में या तो इस क्रिया के फलस्वरूप पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। जटिल पॉलीसेकेराइड्स, नॉर्मली पॉलीसेकेराइड्स के 2 फंक्शन हैं, या तो संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल किसी संरचना का निर्माण करेंगे, या फिर फूड स्टोरेज के रूप में, यानी भोजन का संग्रहण या फूड को स्टोर करके रखते हैं इन जटिल पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में। कैसे देखते हैं? तो जो हमने बात की लिखते हैं 1-2 लाइन, फिर इससे संबंधित फैक्ट्स देखते हैं कि जब 10 मोनो, या ऐसे लिखते हैं, जब मोनोसेकेराइड इकाइयां मोनोसेकेराइड इकाइयां 10 से लगाकर या 10 से हजारों की संख्या में, 10 से हजारों की संख्या में आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा निर्जलीकरण संश्लेषण की क्रिया कर जुड़ जाते हैं, तो पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स स्वादहीन
जटिल कॉमा जल में अघुलनशील यौगिक हैं, कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर, टेस्टलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स स्वादहीन जटिल जल में घुलनशील यौगिक हैं जो कि दो प्रमुख कार्य करते हैं। दो प्रमुख कार्य करते हैं। कौन से दो प्रमुख कार्य करते हैं देखें, एक तो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और एक फूड स्टोरेज। देखते हैं, भोजन संग्रहण, फूड स्टोरेज। और एक हो जाएगा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल। ये दो प्रकार के कार्य पॉलीसेकेराइड्स के। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले भोजन संग्रहण करने वाले पॉलीसेकेराइड जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च और इन्युलिन। जंतुओं में भोजन संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के द्वारा होता है, जबकि पौधों में भोजन संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। और अगर मैं बात करूं इनुलिन की, तो इनुलिन भी स्टोरेज फूड है जो कि डहेलिया होता है, उसकी जड़ों में पाया जाता है। डहेलिया प्लांट होता है, डहेलिया पौधा है, उसकी जड़ों में इनुलिन पाया जाता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। इस इनुलिन का यूज किडनी फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं या नहीं, ये चेक करने में किया जाता है। यानी किडनी में कोई इंफेक्शन तो नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं। एक पॉलीसेकेराइड है इनुलिन, उसकी सहायता से। लिखते हैं किससे प्राप्त होता है, कहां प्राप्त होता है। फिर देखा संरचनात्मक, यानी जो किसी संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। जैसे हम बात करते हैं पेक्टिन वगैरह की, सुबेरिन वगैरह, ये सभी, जैसे सुबेरिन तो नहीं, यहां पर पेक्टिन की बात कर रहा हूं केवल। तो ये ऐसी संरचनाएं जो प्लांट्स की सेल वॉल में, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि संरचना का निर्माण कर रहे हैं। काइटिन, ये ऐसे जटिल पदार्थ हैं जो संरचना का निर्माण करते हैं। और कैसे हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं नेचर में। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। भोजन संग्रहण वाले कौन कौन से, कहां कहां पाए जाएंगे, संरचनात्मक कौन कौन से हैं, कहां कहां पाए जाएंगे। तो देखते हैं आगे। जैसे पहले बात कर रहा हूं संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स उदाहरण देखें। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन, जबकि अगर बात करें संरचनात्मक के बाद
दूसरी तरफ बात कर लेते हैं। भोजन संग्रहण या भोजन संग्राहक पॉलीसैकेराइड्स, फूड स्टोरेज करने वाले पॉलीसैकेराइड्स। इसकी बात करें, देखें, इसे बात करते हैं स्टार्च। पौधों में भोजन संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। फिर देखते हैं ग्लाइकोजन, जंतुओं में भोजन संग्रहण या संग्रहित भोजन, संग्रहित भोजन स्टार्च, सॉरी ग्लाइकोजन जंतुओं में और स्टार्च पौधों में। दोनों ही क्या है? जटिल पॉलीसैकेराइड्स से। आगे बात करते हैं इन्युलिन। एक और ऐसा प्रकार देखते हैं इन्युलिन। डहेलिया पौधे की जड़ों से प्राप्त या पौधे की जड़ों में ये भोजन संग्रहण या भोजन संग्रहण तो खैर ऊपर लिख ही लिया, ये किडनी संक्रमण या किडनी में संक्रमण का पता लगाने में सहायक, पता लगाने में सहायक। डिफरेंट हमने एक तरह से फंक्शन देख लिए। संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स कौन से हैं और भोजन संग्रहण से संबंधित कौन से हैं। संरचनात्मक और भोजन संग्रहण से संबंधित पॉलीसैकेराइड्स की बात कर ली हमने। बाकी हाँ, जैसे मनुष्य में बात की हमने, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या हैं। हमने एक बड़ा पोषक अवयव पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट। पूछ लिया कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या हैं, बताओ। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान कर रहा है, हमने देखा। किस किस रूप में ऊर्जा दे रहा है, कौन कौन से अवयव है, ये देखा। संरचना का निर्माण भी तो कर रहा है। भाई ये सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन, सब है क्या? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो संरचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं और भोजन संग्रहण का कार्य भी कर रहे हैं। हमारे शरीर में ये सरल कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का काम कौन करता है? लीवर, यकृत, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस भी कहते हैं। ग्लाइकोजन का निर्माण क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लाइकोजन टूटकर वापस सरल कार्बोहाइड्रेट में भी बदल जाता है, जिसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। यानी शब्दों का ध्यान रखना, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन का अपघटन। कई बार अमीनो अम्ल, अब ध्यान रखना, ग्लूकोज, शर्करा तो क्या है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से किसका निर्माण हुआ? ग्लाइकोजन का। लेकिन कभी कभी अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनकी हम बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की बात करें,
इससे संबंधित नोट लिखते हैं। चलो, कार्य तो हमने देख लिए, नोट इसमें देखते हैं कुछ क्रियाएं। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस की बात करूं, देखें कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लिख देता हूं सीधा, इसे वसा में बदला गया। क्रिया क्या कहलाई? ग्लाइकोजेनेसिस। कहां पर होता है ये? यकृत में, लीवर में। यानी एक ही लाइन में अपन ने कई चीजें, भाई थ्योरी नहीं लिखी, एक लाइन में समझ लिया ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। ग्लाइकोजन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, वहां वसा नहीं, यहां लिखेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है तो इसे कह देंगे ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन खुद क्या है भाई? सरल कार्बोहाइड्रेट ही तो मिलकर किसका निर्माण करें? ग्लाइकोजन का। जंतुओं में संचित भोजन, जिसकी अभी अपन ने बात भी की। अब इसका उल्टा कर लें कि जब आप भूखे होते हो, किसी दिन खाना नहीं खाया या लंबे समय तक भूखे रह गए, तो ये संचित भोजन आपको ऊर्जा देने के लिए सरल पदार्थों में टूटेगा, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। इसे कह देंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस कह देते हैं। लाइसिस यानी किसी पदार्थ का टूटना, सरल पदार्थों में बंटना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कह देंगे इसे। तो अगला देखते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस के बाद ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखें इसमें ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होगा कि ग्लाइकोजन जो कि क्या था? जटिल था, जटिल संचित भोजन, ये बदल जाएगा वापस सरल कार्बोहाइड्रेट में। और ये काम भी आश्चर्यजनक रूप से यकृत या लीवर में ही होगा। लीवर दोनों काम करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस दोनों काम करता है। जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा को स्टोर कर लिया और उस एक्स्ट्रा की जब जरूरत पड़ी उसको अपघटित करके उससे ऊर्जा भी निकाल दी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सेम इसी तरह से अपन लिपिड में पढ़ेंगे लाइपोजेनेसिस और लाइपोजेनोलाइसिस। तो ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, वैसे अपन लीवर वगैरह पढ़ेंगे उसमें इनकी बात भी करेंगे। तो हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस देखे, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देखे हमने, उनके अलग अलग प्रकार देखे, रासायनिक प्रकृति देखी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उनके फंक्शंस क्या क्या, इन सब की बात की। और इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक पूरा, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।